नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं जेके न्यूज़। स्वागत है आपका सुबह सुबह के सभी मुख्य समाचारों में। आप लोगों को जैसा कि पता है कि सेलेक्टिवली न्यूज़ लाते हैं हम आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे चैनल द्वारा सभी ताज़ा अपडेट्स आप तक फटाफट पहुंचती रहें। वह वीडियो को पसंद आने पर एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की तमाम बड़ी खबरें जो निकल कर आ रही हैं वो एक एक करके आपको सभी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बड़ी खबर में आपको बताएं, ड्यूटी के दौरान दिव्यांग होमगार्ड के परिजनों को 5 लाख देगी यूपी सरकार। सीएम योगी का बयान। जी हां, आपको बता दें कि अब ड्यूटी के दौरान दिवंगत हर होमगार्ड के आश्रितों को 5 लाख रुपए सरकार देगी। यह घोषणा रविवार को होमगार्ड विभाग के 98वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इससे पहले आलमबाग स्थित होमगार्ड मुख्यालय स्थित परेड ग्राउंड पर मुख्यमंत्री ने रैतिक परेड का मान प्रमाण स्वीकार किया। इस मौके पर सीएम ने 9 दिव्यांग होमगार्ड के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए का चेक दिया। 5 जिलों के भवन और मुरादाबाद के मंडलीय कमांडेंट प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने रविवार को संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 65वें परिनिर्माण दिवस पर श्रद्धांजलि भी दी। विभागीय मंत्री रहते हुए दिवंगत हुए स्वर्गीय चेतन चौहान को श्रद्धांजलि दी। विभाग की स्मारिका का विमोचन भी किया। इस प्रकार से बड़ी खबर। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। सीएम योगी ने यूपी के इन 4 जिलों के लिए कही महत्वपूर्ण बात। कहीं आपका जिला भी तो नहीं आता इनमें? जी हां, अगर आता हो तो जान लें। कोरोना संक्रमण के प्रसार पर लगातार नियंत्रण बनाए रखने की जरूरत पर जोर देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और अयोध्या में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए रविवार को कहा कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस सिस्टम में कोई ढिलाई न बरती जाए। यही वह कड़ी है जिससे कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। और उन्होंने लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और अयोध्या में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कोविड अस्पतालों में सीनियर फैकल्टी चिकित्सकों को राउंड लेने के निर्देश भी दे दिए हैं। कोविड अस्पतालों में हाई फ्लो नेजल कैन्यूला HNFC की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी कहा है। और उन्होंने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सभी कदम प्रभावी ढंग से लागू किए जाएं। इस प्रकार से यूपी के तमाम बड़े खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और जो ऑल वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल द्वारा सभी काम की खबरें आप तक फटाफट पहुंचती रहें। वह अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भी वीडियो को मत भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट, योगी सरकार रामपुर में बदल रही है नवाबकालीन द्वारों के नाम। जानिए अब किस नाम से जाना जाएगा। जी हां, समाजवादी पार्टी सरकार में रामपुर रियासत काल में बने द्वारों को तोड़कर बनवाए गए गेटों के नाम भी अब बदल दिए गए हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बदले हुए गेटों के नाम का अनावरण सोमवार को करेंगे। इसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रामपुर में नवाबी दौर में जगह जगह द्वार बनाए गए थे। सपा शासनकाल में आजम खान ने नगर विकास मंत्री रहते इस शहर के सभी गेटों को ध्वस्त करवा दिया था। इसके बाद यहां पर गेटों का निर्माण भी कराया गया। गांधी समाधि के पास नवाब गेट था, इसे तोड़कर और बड़ा गेट बनाया गया। इसका नाम नवाब गेट से बदलकर बाबे हयात रख दिया गया था। गांधी समाधि के पास ही बाईपास पर नया गेट बनाया गया। इस गेट का नाम बाबे निजात रखा गया। इसी तरह तोपखाना रोड पर बने गेट को तोड़कर नया गेट बनाया गया जिसका नाम बाबे इल्म रखा गया। भाजपा सरकार के आने के बाद अब तीनों गेटों का नाम बदल दिया गया। जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह का कहना है कि गेटों के नाम बदले जा रहे हैं। इन गेटों का नामकरण देश दुनिया में रामपुर की पहचान बने लोगों के नाम पर किया जा रहा है। इसकी तैयारी भी कर ली गई है। संसद में नजर आएगी राज्यों की सांस्कृतिक झलक। जी हां, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बिखरे होंगे रंग। बहुत बड़ी खबर, संसद की नई इमारत में सभी राज्यों की सांस्कृतिक झलक नजर आएगी। निर्माण एजेंसी डाटा सभी राज्यों के शिल्पकारों, कलाकारों से संपर्क कर राज्यों की संस्कृति से जुड़ी विविधता को संसद भवन के बाहर और अंदर प्रदर्शित करने का प्रयास करेगी। सूत्रों ने कहा है कि पूरी डिजाइन इस तरह की है, संसद भवन देखने आए व्यक्ति को समग्र भारत की तस्वीर नजर आए और इससे गंगा जमुना छटा भी होगी। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिखरे विविध रंग, पूर्वोत्तर की विशेष संस्कृति यहां नजर दिखेगी। वहीं आदिवासी संस्कृति का संगम भी यहां नजर आएगा। सूत्रों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार से लेकर देश के कोने कोने की सांस्कृतिक विविधता संसद भवन में अब नजर आएगी। इस प्रकार से देखिए काफी बेहद अच्छी खबर आ रही है कि अब तरह तरह की झांकियां, झालरें नजर आएंगी संसद भवन में। अगले अपडेट में आपको बताएं, लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन, पुलिस तैनात। भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 11 दिन से हो रहे प्रदर्शन
का असर ब्रिटेन में भी दिखाई दे रहा है। यहां लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं, जिसे देखते हुए लंदन पुलिस ने उच्च आयोग की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। तस्वीरों में देखा जा रहा है कि लंदन पुलिस ने भारतीय उच्चायोग को पूरी तरह से अपने सुरक्षा के घेरे में ले लिया है। अगला अपडेट मेदिनीपुर में ममता बनर्जी के पहले भाजपा की रैली, दिलीप घोष बोले दीदी पर तो जनता को। मेदिनीपुर में बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा कि चक्रवात अम्फन के बाद 2000 करोड़ से अधिक का केंद्रीय अनुदान बंगाल को मिला, लेकिन इसके इस्तेमाल में सरकार विफल रही। अब 8500 करोड़ और मांग रही है। जी हां, बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में ममता बनर्जी की रैली को लेकर जोर शोर से तैयारियों के बीच बीजेपी में जनसभा का सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने रविवार को यहां रैली की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मदद का राज्य सरकार सही तरीके से इस्तेमाल कर भी पाएगी, इसको लेकर किसी को दीदी पर यकीन ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। घोष ने पूर्वी मेदिनीपुर की एक जनसभा में कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़े जोर शोर से योजनाओं की घोषणा की, लेकिन लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हुई। मेदिनीपुर के सांसद ने दावा किया कि साबु साथी योजना के तहत खराब साइकिलें बांटी गई हैं, स्वास्थ्य साथी शुरू भी नहीं हो पाई थी, अन्य कल्याणकारी स्कीमों का भी यही हाल है। दिलीप घोष ने कहा कि चक्रवात अम्फन के बाद 2000 करोड़ रुपए से अधिक का केंद्रीय अनुदान बंगाल को मिला, लेकिन इसके इस्तेमाल में विफल रहने के बाद टीएमसी सरकार अब केंद्र को 8500 करोड़ रुपए के आवंटन के लिए पत्र लिख रहा है, लेकिन कोई भी अब दीदी ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं करता। किसी को विश्वास नहीं कि दीदी इस रकम का सही तरीके से इस्तेमाल कर भी पाएंगी या नहीं। अगली बड़ी खबर यूपी को लेकर के। यूपी में कोरोना वायरस से 24 और लोगों की मौत, संक्रमण से अब तक 7924 मरीजों की मौत। प्रदेश में इस वक्त 22160 कोविड-19 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है और संक्रमण मुक्त होने की दर 94.58 है। साथ ही साथ आपको अगले अपडेट में बताया, राम मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी नजदीक, नींव खुदाई की तारीख तय करने को कल अहम बैठक। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखने का जल्द ही काम शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राम मंदिर निर्माण समिति की एक अहम बैठक 7 और 8 दिसंबर को होनी है और इस बैठक में शामिल होने के लिए राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन पूर्व आईएएस अधिकारी नपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंच चुके हैं। उनके साथ राम मंदिर मॉडल बनाने वाले सोमपुरा परिवार से आशीष सोमपुरा भी गुजरात से आ गए। अगला अपडेट, एमपी से आए किसानों ने पलवल में हाईवे किया जाम, बोले लड़ाई के लिए रणनीति जरूरी है। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर एमपी की ग्वालियर से किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने उन्हें हरियाणा के पलवल में रोक लिया है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने सड़क पर डंपर लगा दिए हैं, जिससे नेशनल हाईवे 19 पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई द्वारा पलवल में रोके जाने के बाद किसानों ने एमपी और केजीबी के इंटर एक्सचेंज पर धरना दे दिया। इससे दिल्ली को आगरा से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 19 पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। अभी भी किसान मौके पर जमे हुए हैं और हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पलवल में किसानों को संबोधित करने और आगे की रणनीति के बारे में बताने के लिए पंजाब से भी किसान नेता पहुंचे हैं। अब ट्विटर पर जमकर भिड़ गए अनिल कपूर और अनुराग कश्यप, पार की सारी हदें। इस बीच लोग यह पता नहीं लगा सके कि अनिल कपूर और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप दोनों दिग्गजों के बीच क्या गलत हुआ कि वे एक दूसरे से इस तरह धूर्तता से पेश आने लगे। दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के बीच आज ट्विटर पर एक वार शुरू हो चुका है। शुरुआत में मजाक की तरह सामने आए ट्वीट धीरे धीरे मर्यादा की सारी हदें पार करते नजर आए। इस बीच लोग यह पता नहीं लगा सके कि दोनों दिग्गजों के बीच क्या गलत हुआ है कि वे एक दूसरे से इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अनिल कपूर ने अपने वेब शो दिल्ली क्राइम के लिए एमी को बेस्ट ड्रामा सीरीज जीतने के बाद जिंदगी न मिलेगी दोबारा की को स्टार शेफाली साख का हॉलीवुड में स्वागत किया और उन्होंने लिखा कि मैंने इसे एक बार कहा है कि मैं फिर से इसे कहूंगा क्योंकि वे पूरी तरह से इसके लायक हैं। दिल्ली क्राइम टीम को बधाई, अच्छा लगा। अंत में हमारे लोगों को पीएम मोदी ने 6 साल में जितने किए हैं काम कांग्रेस सोच भी नहीं सकती, जेपी नड्डा का बयान। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया, लेकिन जितने काम पीएम मोदी ने 6 साल में किए हैं कांग्रेस सपने में भी नहीं सोच सकती है। उत्तराखंड के दौरे के तीसरे दिन नड्डा ने सोशल मीडिया वॉलंटियरों की बैठक ली और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया वॉलंटियर परिवर्तन के वाहक हैं। भाजपा ही पहली पार्टी है जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, इसका लाभ पार्टी को मिला। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारे विचारों का जन्मजात विरोधी है, उनकी चिंता ना करें।
अगला बड़ा बयान भारत बंद को लेकर। 8 दिसंबर को सुबह 11 से 3 बजे तक किसान करेंगे चक्का जाम, एम्बुलेंस व छात्रों को दे दी है छूट। जी हां, आपको बता दें कि किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है और इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बयान जारी करते हुए कहा कि 8 दिसंबर को भारत बंद ऐतिहासिक तौर पर होगा, लेकिन बंद को काफी जन समर्थन मिल रहा है। देश का अन्नदाताओं में कृषि कानूनों को लेकर काफी गुस्सा भी है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस बारे में अगर कोई फैसला समय रहते नहीं करती तो सरकार को गुस्सा झेलना पड़ेगा। सरकार जिद छोड़कर तीनों कानूनों को वापस करने, उनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाए। भारत बंद में एम्बुलेंस, आकस्मिक वाहन और छात्रों को इससे मुक्त भी रखा गया है। अगले अपडेट में आपको बताएं, पश्चिम बंगाल के चुनाव में ओवैसी से मिलेगा भाजपा को परोक्ष रूप से फायदा, जाने कैसे। पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव यूं तो अभी कुछ महीने दूर हैं, लेकिन इनकी आहट अभी से शुरू हो चुकी है। मई 2021 में राज्य की विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इससे पहले ही यहां पर चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे। 294 सीटों के लिए होने वाला यह विधानसभा चुनाव इस बार खासा मायने रखता है। इसके खास होने की वजह दो है। पहली वजह इस विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी का शामिल होना, तो दूसरी वजह भाजपा का पूरी ताकत से इस चुनाव में उतरना है और इन दोनों ने मिलकर इस विधानसभा चुनाव को काफी दिलचस्प बनाने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक दिया, जिसकी बदौलत भाजपा ओवैसी को उनके ही घर में तीसरे स्थान पर खदेड़ने में कामयाब रही। इस चुनाव में भाजपा की धमाकेदार एंट्री के संकेतों की बात करें तो ये काफी बड़े हैं। बहरहाल ओवैसी की ही यहां पर बात करें तो भले ही उन्हें इस स्थानीय चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे पहले उनकी पार्टी बिहार में कुछ सीटें अपने खाते में जोड़ने में सफल रही। आपको बता दें कि AIMIM ने पिछली बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहली बार आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के बाहर विधानसभा की सीटें जीती थी। उनकी ये उपलब्धि ऐसी रही जिनसे ओवैसी काफी उत्साहित दिखाई दिए। इसी वजह से उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव पर निगाहें लगा रखी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत और हैदराबाद नगर निगम चुनाव में मिली हार के बीच आने वाला चुनाव उनके लिए कैसा रहने वाला है, इस सवाल का जवाब जानना काफी अहम हो जाता है। आपको बता दें कि ओवैसी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में मौजूदा सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के साथ लड़ने का दांव खेला है। हालांकि अभी गठबंधन वजूद में नहीं आया, लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं अंदर जुगलबंदी जरूर जारी दिखाई दे रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि ये दोनों या सत्ताधारी पार्टी भाजपा को कितना नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहेंगे, इसका जवाब जानकारों के पास है। देश की राजधानी पर निगाह रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह इस बारे में मानते हैं कि ओवैसी इस बार के चुनाव में पहले से अधिक आक्रामक दिखाई देंगे। जहां तक दोनों की गठबंधन होने या ना होने की बात है, तो वो मानते हैं कि ओवैसी का चुनाव में होना भाजपा को फायदा पहुंचाने के संकेत दे रहा है। उनके मुताबिक ओवैसी और तृणमूल में कोई गठबंधन हो या ना हो, लेकिन ये तय है कि इन दोनों ही हालात में ओवैसी ममता बनर्जी की पार्टी के वोट काटने में सहायक साबित होंगे और इसका परोक्ष रूप से फायदा भाजपा को ही होगा। और उनके मुताबिक भाजपा इस बार के विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर पहले से अधिक सीटें पाएगी। इस प्रकार से बड़ा अपडेट। अगला अपडेट, RSS से जुड़ा भारतीय किसान संघ भारत बंद में शामिल नहीं होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय सरकार कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ कई किसान संगठनों के 8 दिसंबर को भारत बंद की अपील की है, पर RSS से जुड़े भारतीय किसान संघ ने इससे दूरी बना ली है। भारतीय किसान संघ ने कहा है कि जब दोनों पक्ष 9 दिसंबर को फिर से वार्ता करने के लिए सहमत हुए हैं, तो फिर 8 दिसंबर को भारत बंद की घोषणा उचित नहीं है। भारतीय किसान संघ ने अपने बयान में कहा है कि अभी तक किसान आंदोलन अनुशासित चला है, मगर ताजा घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि विदेशी ताकतें, राष्ट्रद्रोही तत्व और कुछ राजनीतिक दलों का प्रयास किसान आंदोलन को अराजकता की ओर मोड़ देने में प्रयासरत है। ये थे आज के मुख्य समाचार, ताजा समाचार। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू press the bell icon and drop your suggestion in the comment box. Thanks for watching. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. Take care.